अगर लगातार कोई काम किया जाता रहा है ना साथियों, तो उसमें यकीनन सफलता मिली है। हमने ये पुस्तक धीरे धीरे लगातार कंटिन्यू रखी और आज ये 42 नंबर वीडियो है। इससे पहले कि 41 नहीं देखे आपने तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और ये कक्षा 11 और 12 के लिए कॉमन रूप से पुस्तक बोर्ड के अंदर चलती रही है। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, जो कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जहाँ से सीधे सीधे सवाल पूछे जाते रहे हैं। और एक नया विद्यार्थी जो है साहित्य इतिहास का अध्ययन करने वाला, उसके लिए ये नींव का पत्थर वाली काम करती है ये पुस्तक। आज ये 42 नंबर वीडियो है और हमने धीरे धीरे लगातार इस पर काम किया, इसको पढ़ा। आज ये पुस्तक क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। आज ही इसका आखिरी वीडियो होगा, ठीक है। और अब इसके बाद में हम हिंदी साहित्य इतिहास को और डिटेल से, अगर आप कहेंगे तो इसको मैं और विस्तार से आपको अध्यापन करवा दूंगा, जिसके अंदर पुस्तक से नहीं, फिर हम एक एक चीज़ को और डिटेल से कर लेंगे। पहली बात तो ये, या फिर इसके बाद में हम शुरू कर सकते हैं काव्य शास्त्र। दिन में 3 बजे तो पाठ चल ही रहे हैं अपने, 10वीं के बाद में 11वीं फिर 12वीं, या फिर शाम को 8 बजे वाली क्लास में हम, आज ये तो कंप्लीट हो जाएगी, 8 बजे वाली क्लास में हमेशा हमें काव्य शास्त्र शुरू कर सकते हैं, या फिर और कोई बिंदु व्याकरण शुरू कर सकते हैं। देखेंगे क्या शुरू करेंगे और फिर आप कमेंट करके बताइएगा, उस हिसाब से देखेंगे। तो चलिए आज इस पुस्तक को हम कंप्लीट करते हैं। और आज के इस वीडियो के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें होगी। जितना भी हमने पढ़ा अभी तक उसका सारा का सारा सार रूप में कह सकते हैं, या इम्पोर्टेंट फैक्चुअल चीज़ें हैं, जिनमें आप देख रहे हैं कुछ महत्व प्रमुख जो साहित्यिक विधाएँ हैं उनकी परिभाषाएं और स्मरणीय तथ्य याद करने योग्य वाले फैक्चुअल है जो तथ्य होंगे, जहाँ से सीधे डायरेक्ट सवाल पूछे जाते रहे। अनुरोध आपसे, लाइक कर दें वीडियो को, शेयर कर दें, और पहली बार देख रहे हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कवि आदिगणेश हिंदी नाम से है, और जिस पर 2300 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, उसी चैनल को आप ज्वाइन कीजिएगा टेलीग्राम पर। छायावाद की बात करते हैं तो छायावाद का जो विकास है द्विवेदी युगीन कविता के बाद हुआ। पहले तो अपने भारतेंदु साहब आ जाते हैं, और फिर आ जाते हैं ये द्विवेदी कालीन आ जाता है, फिर आ जाता है अपने ये छायावाद। तो छायावाद का विकास कब, द्विवेदी युगीन कविता के बाद होता है। छायावादी जो काव्य है इसकी समय सीमा मोटे रूप से 1918 से 1936 तक मानी गई है। तो पूछ लिया जाए इसकी छायावाद की समय सीमा, तो 1918 से 1936 तक बन गया ना सवाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार लिख लीजिए आप छायावाद, फिर समय सीमा 1918 से 1936, और एरो लगा के लिखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। महत्वपूर्ण बनता है इनके कथन कि छायावाद शब्द का जो प्रयोग है 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा जो प्रयोग है काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। ये पूरा नोट नहीं करो तो भी यहाँ तक जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये देकर पूछा जा सकता है किसका कथन है, शुक्ल साहब का। आगे हम बात करें तो जयशंकर प्रसाद के अनुसार हम बात करें तो जब वेदना के छायावाद क्या है, परिभाषाएं देख रहे हैं हम, तो फर्स्ट ग्रेड में तो 100% जो कुछ ना कुछ इस तरीके के सवाल है जो पूछे जाते हैं। जयशंकर प्रसाद के अकॉर्डिंग बात करें तो जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी ना, तब हिंदी में क्या, उसे क्या छायावाद के नाम से जो अभिहित किया गया, जाना गया। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्य में प्रतीक विधान और उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की जो विवृत्ति है, ये छायावाद की क्या है, विशेषताएं है। नगेंद्र क्या कहते हैं छायावाद के विषय में, महत्वपूर्ण है कि छायावाद, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर लिख लेना, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है छायावाद। कौन कहते हैं, नगेंद्र कहते हैं, कई बार पूछा गया ये। छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है और जीवन के प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है। क्या, छायावाद।
हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं इस विषय में? चारों पांचों हस्ताक्षर महत्वपूर्ण और इनके कथन है जो कोर्ट है जो पूछे जाते रहे हैं। हजारी प्रसाद साहब कहते हैं कि छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। इस श्रेणी की मूल प्रेरणा अंग्रेजी की जो रोमांटिक भावधारा है ना की कविता से जो प्राप्त हुई थी छायावाद के अंदर। आगे हम बात करें तो रामविलास शर्मा के शब्दों में हम बात करें छायावाद को, तो छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। हजारी प्रसाद जहाँ पर वो बात कहते हैं, यहाँ पर रामविलास शर्मा ये कहते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोही नहीं रहा, वरन साथ साथ में थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और साम्राज्यवादी बंधन है ना उनके प्रति विद्रोह भी रहा है। प्रगतिवाद बात करते हैं। दूसरे नंबर पे क्या आता है बाद में? प्रगतिवाद आता है। प्रगतिवाद का समय क्या हो जाएगा? प्रारंभ 1936 से 1943 तक माना जाता है प्रगतिवाद को, ठीक है। और प्रगतिवाद के इन कवियों ने साम्यवाद को आधार बनाया। आगे हम बात करें प्रयोगवाद और नई कविता। तो प्रयोगवाद का प्रारंभ 1943 से अज्ञ द्वारा संपादित क्या तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। किसका? प्रयोगवाद का। और प्रयोगवादी जो कवि है प्रयोग करने में विश्वास करते हैं, भाषा की दृष्टि से नए प्रयोग, उपमानों की दृष्टि से नए प्रयोग, शिल्प की दृष्टि से भी नए प्रयोग, काव्य वस्तु की दृष्टि से भी नए प्रयोग करना, ये सारी की सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर प्रयोगवाद में। अज्ञ ने प्रयोग को साध्य नहीं साधन माना है। विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा, अज्ञ ने प्रयोग को क्या साध्य नहीं बल्कि क्या माना है? एक तरीके से साधन माना है। अज्ञ के अनुसार प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है। लिख लीजिए, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वरन वह क्या है? साधन है साहब। इसके बाद में बात करें नई कविता की आगे, तो प्रयोगवाद का विकास एक कालांतर में क्या नई कविता के रूप में होता है साहब। डॉक्टर शिवकुमार शर्मा के अनुसार ये दोनों एक ही धारा के विकास की दो अवस्थाएं हैं, ठीक है। दो अवस्थाएं होगी एक ही धारा के विकास की। सन 1943 से 53 तक कविता में जो नवीन प्रयोग हुए, नई कविता उन्हीं का परिणाम है फिर। और प्रयोगवाद उस काव्य धारा की आरंभिक अवस्था है और नई कविता उसकी क्या है? विकसित अवस्था है। जो प्रयोगवाद है उस काव्य धारा की आरंभिक अवस्था कह सकते हैं, और नई कविता के आगे फिर उसकी विकसित अवस्था है। समकालीन कविता की हम बात करें, सन 1960 के बाद की कविता को क्या समकालीन कविता कहा गया है। जितने भी कविता के आंदोलन हुए हैं उनको भी मैं आपको अलग से छोटे छोटे वीडियो में करवा दूंगा सारी चीज़ें। कविता कहा गया है। इस युग में कई काव्य धाराएं परस्पर समानांतर एक दूसरे को क्या काटते हुए से प्रतीत हो रही थी। समकालीन कविता उन्हीं अनुभूतियों को अभिव्यक्ति देती है जो जीवन की निर्भय वास्तविकताओं से क्या मन में उभरती है। आगे हम बात करें निबंध की, तो हिंदी निबंध पर विचार करते हुए कहा जा सकता है क्या कि निबंध संस्कृत भाषा का शब्द है और निबंध शब्द संस्कृत की धातु नी धन बंध धन लूट से बना है, जिसका अर्थ है ऐसी रचना जिसमें विचार बांधा या गूंथा जाता है। बेकन क्या कहते हैं? ध्यान में रखिएगा, ये कथन जो है बेकन कहते हैं कि निबंध विचारों का वह संक्षिप्त विवेचन है जिसमें बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है। या तो स्क्रीनशॉट मार ले या फिर लिखते चलिए, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। बेकन क्या कहते हैं कि निबंध जो है वो विचारों का एक संक्षिप्त विवेचन है जिसमें क्या बुद्धि तत्व की क्या होती है? मेन लीडरशिप होती है, प्रधानता होती है, बेकन कहते हैं। डॉक्टर गुलाब राय का कथन कई बार पूछा गया। गुलाब राय साहब क्या कहते हैं? लिख लीजिए, निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन को लेकर स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता, साथ ही आवश्यक संगति और सुसंबद्धता के साथ है जो किया गया हो। ये कौन कहते हैं? गुलाब राय। शुक्ल साहब का कथन जरूर लिखें। शुक्ल साहब क्या कहते हैं निबंध के विषय में कि आधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के अनुसार निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अथवा व्यक्तिगत विशेषता हो। आधुनिक और पाश्चात्य लक्षणों के अकॉर्डिंग बात करते हैं शुक्ल जी कि निबंध उसी को कहना चाहिए, किसको? जिसमें व्यक्तित्व अथवा व्यक्तिगत कोई न कोई विशेषता हो, वही क्या है? निबंध है। नंद दुलारे वाजपेयी साहब का कथन भी महत्वपूर्ण आता है। ये सारे महत्वपूर्ण दिए हुए इसमें, तो इतने कथन तो कम से कम 8-10 कथन है तो इतने तो याद होने ही होने चाहिए कि असंपूर्णता का विचार न करने वाला गद्य रचना का वह प्रकार जिसमें स्वानुभूति की प्रधानता हो, विषय निरूपण में स्वतंत्रता हो,
जिसमें लेखक का व्यक्तित्व पूर्ण रूप से प्रतिबिंबित हो। लेखक किस प्रकार के माइंडसेट का है, जिसकी शैली मौलिक हो तथा साहित्य कोटि की हो, वही क्या कहलाएगा, निबंध कहलाएगा। कौन कहते हैं, नंद दुलारे वाजपेयी साहब। उपन्यास की बात करें, उपन्यास का मूल अर्थ है निकट रखी वस्तु। उप यानी निकट और न्यास यानी रखी हुई, तो निकट रखी हुई वस्तु, ये उपन्यास का मूल अर्थ है। किंतु आधुनिक युग में इसका प्रयोग साहित्य के एक ऐसे रूप विशेष के लिए होता है जिसमें एक दीर्घ कथा का वर्णन गद्य में किया जाता है। साहित्य में क्या होगा, इसका एक कोई दीर्घ कथा होती है जिसका वर्णन गद्य में किया जाता है, वही क्या उपन्यास है अपने साहित्य में, हिंदी साहित्य में। बाकी उपन्यास का अर्थ है निकट रखी हुई वस्तु। आधुनिक युग में उपन्यास शब्द के अंग्रेजी क्या, नोवेल के अर्थ में प्रयुक्त होता है, जिसका अर्थ एक दीर्घ कथात्मक गद्य रचना है। उपन्यास वह वृहत आकार का गद्य आख्यान या वृत्तांत होता है जिसके अंतर्गत वास्तविक जीवन के प्रतिनिधित्व का दावा करने वाले पात्रों और कार्यों का क्या होता है, चित्रण किया जाता है। गुजराती में नवल कथा, इसी को उपन्यास को क्या क्या नामों से पुकारा जाता है, गुजराती में तो कहते हैं नवल कथा, मराठी में कहते हैं कादम्बरी, बांग्ला में उपन्यास शब्द का प्रयोग भी अंग्रेजी के नोवेल के अर्थ में यह जो किया जाता है। आपको पूछ लिया जाए उपन्यास को गुजराती में किस नाम से पुकारा जाता है, नवल कथा, ठीक है, ध्यान में रखना। मराठी में कादम्बरी। कहानी की बात करें इसके बाद में, ये चीज़ें हमें रिमाइंडर करवा रहे हैं, परिभाषाएं दे रहे हैं इन चीज़ों की, जितनी भी विधाएं हैं। कहानी क्या है, उपन्यास और कहानी दोनों में ही कथा तत्व विद्यमान होता है। अतः प्रारंभ में लोगों की ये माफ़ कीजिएगा, प्रारंभ में लोगों की ये धारणा थी कि उपन्यास और कहानी में केवल आकार का ही भेद है, किंतु अब ये धारणा निर्मूल हो चुकी है। वास्तव में कहानी में जीवन के किसी एक अंग या संवेदना की अभिव्यक्ति होती है, जबकि उपन्यास में जीवन की समग्रता का क्या होता है, अंकन किया जाता है। कहानी मूल आत्मा, एक संवेदना या एक प्रभाव है। ब्लेड्स हैमिंगटन के अनुसार कम से कम शब्दों में विशिष्ट प्रभाव को प्रकट करना ही क्या कहानी है, कम से कम शब्दों में। वहीं आज्ञा क्या कहते हैं कि कहानी एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र है। दोनों परिभाषा लिख लीजिए। आगे कहते हैं कहानी क्या है, एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र है जिसके नीचे मानवीय अस्तित्व क्या दृश्य है जो खुलते हैं। नई कहानी, नई कहानी क्या है, नए कहानीकारों ने जीवन को यथार्थ रूप से देखने समझने का प्रयास किया। नई कहानी भोगे हुए यथार्थ से जुड़ी है, इसलिए वह अधिक प्रामाणिक है। आधुनिक मानव के जीवन को विविध कोणों से देखकर उसका सही परिप्रेक्ष्य में चित्रण है जो करने का प्रयास इन कहानीकारों ने किया। किन्हें, नए कहानीकारों ने। नामवर सिंह कहते हैं इस विषय में कि अभी तक जो कहानी सिर्फ कथा कहती थी या कोई चरित्र पेश करती थी अथवा एक विचार को झटका देती थी, वह जीवन के प्रति एक नया भाव जगाती है। नई कहानी में विषयों की विविधता के साथ साथ शिल्प का नयापन भी क्या है, विद्यमान है। उसमें प्रभावान्विति पर इतना जोर नहीं है जितना जीवन के क्या संश्लिष्ट खंड में व्याप्त संवेदना पर है अभी वाले कहानीकार। नया कहानीकार किसी दार्शनिक, सामाजिक अथवा राजनीतिक विचारधारा से प्रतिबद्ध न होकर विशुद्ध अनुभूति की सच्चाई और विषय की यथार्थता के प्रति प्रतिबद्ध होता है। जो वास्तविकता है, जो मूल में है, वही बात प्रकट करता है। कमलेश्वर क्या कहते हैं, कमलेश्वर कहते हैं कि पुरानी और नई कहानी के बीच बदलाव का बिंदु है। पुरानी और नई कहानी के बीच बदलाव का बिंदु है नई वैचारिक दृष्टि। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त क्या कहते हैं कि नई कहानी का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है कथा तत्व का हास, और नया कहानीकार कथानक को महत्व नहीं देता। नया कहानीकार कथानक को महत्व नहीं देता। कौन कहता है, गणपति चंद्र गुप्त साहब कहते हैं। और ये लीजिए, इस पुस्तक का आखिरी पंक्तियां हम पढ़ने जा रहे हैं। मार्कंडे क्या कहते हैं कि नई कहानी से हमारा मतलब उन कहानियों से है जो सच्चे अर्थों में कलात्मक निर्माण है, जो जीवन के लिए उपयोगी है और महत्वपूर्ण होने के साथ ही उसके किसी न किसी नए पहलू पर आधारित है। साथियों, फर्स्ट ग्रेड के अंदर यहाँ से सीधे के सीधे आपको कथन देखने को मिलेंगे, और रचनाएं सेकंड ग्रेड में तो कंप्लीट आ ही जाएगी। यहाँ से सचेतन कहानी की हम बात करें तो सन 64 के आसपास महीप सिंह द्वारा इसका प्रवर्तन किया गया। किसके द्वारा, महीप सिंह के द्वारा। किसका, सचेतन कहानी का।
सचेतन कहानी में वैचारिकता को विशेष महत्व दिया गया। यह कहानी की बात करें तो 1960 के लगभग कुछ ऐसे कथाकार सामने आए जिन्होंने कहानी के स्वीकृत मूल्यों के प्रति निषेध व्यक्त किया, विरोध, अपने स्वतंत्र अस्तित्व की घोषणा की। निर्मल वर्मा को इस कहानी आंदोलन का परिवर्तन माना गया। यह कहानी का समानांतर कहानी की बात करें तो इस आंदोलन के सूत्रधार कमलेश्वर हैं, जिन्होंने 1971 के लगभग समानांतर कहानी का क्या क्या परिवर्तन किया। इस प्रकार की कहानियों में निम्न वर्गीय समाज की स्थितियों, विषमताओं एवं समस्याओं का खुलकर चित्रण हुआ। सारिका पत्रिका ने इस प्रकार की कहानियों का एक आंदोलन है जो खड़ा किया, समानांतर कहानी। इससे पहले कि इस पुस्तक की समापन करें, इसके प्रश्नों को देखें, एक बात और, अगर आप ये कहें कि ये जो पुस्तक अपनी कंप्लीट हुई है इसका हम टेस्ट सीरीज चालू करें, इस पुस्तक से प्रश्नोत्तर बनाएं ताकि आपका और आकलन हो सके कि आपने पुस्तक कितनी तैयार हुई है। आप कहें तो टेस्ट सीरीज चालू कर देंगे इस पुस्तक से, या यूँ कहें कि हिंदी साहित्य इतिहास की कंप्लीट, या डिटेल से और विस्तार से साहित्य इतिहास शुरू कर सकते हैं, या फिर एक बार हम काव्य शास्त्र कंप्लीट कर ले, क्योंकि हिंदी साहित्य इतिहास की लगभग चीज़ें तो इस पुस्तक से आपको फर्स्ट ग्रेड में तो देखिए, सेकंड ग्रेड में तो आपके यूँ कहिए कि 90+ या 100% सवाल है जो हिंदी साहित्य इतिहास के इस पुस्तक से आएंगे, सेकंड ग्रेड में तो इससे आ जाएंगे। रही बात फर्स्ट ग्रेड की, तो फर्स्ट ग्रेड में ये पुस्तक आपके लगभग 60 से 70% सवाल 60 से 70% सवाल हिंदी साहित्य इतिहास की इस पुस्तक से आ जाएंगे, हिंदी साहित्य इतिहास के। बाकी बचे 30%, तो आप कहो तो डिटेल से या तो मैं हिंदी साहित्य इतिहास और करवा दो ज़बरदस्त तरीके से। देखिए, हम थोड़ा थोड़ा करते करते चल रहे थे अपनी 42 क्लास के अंदर। रोज़ाना आधे घंटे की मुश्किल से क्लास होती थी, 42 रोज़ाना आधा घंटा पढ़ोगे 42 क्लास में, ये पुस्तक कंप्लीट कर दी हमने। या फिर आपको काव्य शास्त्र करवा दें या फिर व्याकरण करवा दें, वो आप कमेंट करके अपने सुझाव दीजिएगा, फिर मुझे जो उपयुक्त लगेगा वो मैं करवा दूंगा। सवाल देखिए आप आधुनिक काल में, यहाँ से महावीर प्रसाद उत्तर दीजिएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन भार कब से संभाला था? 1900, 1920, 1903 या 1910, कब से संभाला था बताना। विवाह मुक्ति एवं पुनर्विवाह की समस्या को प्रसाद जी ने किस नाटक में प्रस्तुत किया? चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, विशाख। अरुण ये मधुमेह देश हमारा नामक गीत प्रसाद के किस नाटक का है? ये सारे के सारे सवाल सीधे के सीधे उठाकर पूछे गए हैं। अरुण ये मधुमेह देश हमारा गीत प्रसाद के किस नाटक का है? स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त या चाणक्य। इनमें से कौन सा उपन्यास सबसे पहले लिखा गया? दिल्ली का दलाल, सेवा सदन, ठेठ हिंदी का ठाठ, चंद्रकांता। टोपी शुक्ला किसकी करती है? राही मासूम रजा की है, मनोहर श्याम जोशी की है, धर्मवीर भारती की या पांडे बेचन शर्मा की है? सारे जवाब आप देना, आप नहीं दो तो फिर मैं बता दूंगा आपको। जिनेंद्र का पहला उपन्यास कौन सा है? सुनीता, त्यागपत्र, परख या कल्याणी। झूठा सच का प्रकाशन वर्ष है 47, 57, 60 या 1968। लखनऊ मेरा लखनऊ के लेखक इनमें से कौन है? रामदर्श मिश्र, अमृतलाल नागर, मनोहर श्याम जोशी या भगवती चरण वर्मा। हिंदी का सांस्कृतिक उपन्यासकार इनमें से कौन है? हिंदी का सांस्कृतिक उपन्यासकार अज्ञे, धर्मवीर भारती, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर जयशंकर प्रसाद। राई और पर्वत उपन्यास के लेखक कौन है? राई और पर्वत उपन्यास के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा, रांगे राघव, गिरधर गोपाल या नरेंद्र कोहली। इनमें से कौन सा उपन्यास इलाचंद्र जोशी का नहीं है? जहाज का पंछी, पर्दे की रानी, व्यतीत या ऋतुचक्र। गणेश शंकर विद्यार्थी किस युग के निबंधकार हैं? भारतेंदु के, द्विवेदी के, शुक्ल के या शुक्लोत्तर युग के। विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह तुम चंदन हम पानी कब प्रकाशित हुआ? जिक्र किया था हमने 1953, 57, 1960 या 65। इतिहास और संस्कृति की पृष्ठभूमि में लिखने वाला निबंधकार इनमें से कौन है? भगवत शरण उपाध्याय, रामवृक्ष बेनीपुरी, हजारी प्रसाद, कुबेरनाथ राय। चीड़ों पर चांदनी के रचनाकार कौन है? यशपाल, रघुवंश, निर्मल वर्मा, नगेंद्र। ये भी बता दीजिएगा। भारतेंदु के पिता का क्या नाम है? भारतेंदु ने कौन सी पत्रिकाएं निकाली? रामायण महानाटक के रचयिता कौन है? एकांतवासी योगी किसकी रचना है? मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार किसे प्रदान? ये तो कईयों को प्रदान किया गया, इसको तो छोड़िए आप। ठीक है, ये था वीडियो। लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों के साथ, फेसबुक व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाएं, और पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाले निशान पर क्लिक कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे, और अपने सुझाव अवश्य दीजिएगा। जय हिंद, फिर मिलता।